हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पेबैक मेथड। पेबैक मेथड हमारा वन ऑफ द मेथड है ऑफ मेकिंग द कैपिटल बजटिंग डिसीजन। लास्ट वीडियो में हमने पेबैक मेथड को डिटेल में डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने देखा था कि पेबैक मेथड क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेबैक पीरियड। और वहाँ पर हमने दो मेथड्स डिस्कस किए थे, वन जहाँ पर इक्वल कैश इनफ्लोज जनरेट होंगे और दूसरा जहाँ पर अनइक्वल कैश इनफ्लोज जनरेट होंगे। तो आई होप सो कि आप ऑलरेडी वो वीडियो देख चुके हो। अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद ही आपको इस वीडियो को देखने में ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे। एडवांटेजेस में सबसे पहली जो डिसएडवांटेज लिखी है हमारे पास पेबैक मेथड की, तो वो देखते हैं। सबसे पहली जो एडवांटेज लिखी है वो लिखी है दैट दिस मेथड इज़ सिंपल। ये मेथड क्या है, ये सिंपल है टू अंडरस्टैंड एंड टू कैलकुलेट। क्योंकि पेबैक मेथड में हमने किया क्या था, पेबैक मेथड में हमने पेबैक पीरियड को कैलकुलेट किया था। पेबैक पीरियड क्या होता है, वो पीरियड जो एक ऑर्गेनाइजेशन को लग रहा है टू रिकवर द इन्वेस्टेड वैल्यू। सपोज कीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट कर रही है, तो उस 1,00,000 रुपये को रिकवर करने में कंपनी को कितना टाइम लग रहा है, कितने ईयर्स और कितने मंथ्स का टाइम उसे लग रहा है। सपोज कीजिए 6 ईयर्स और 2 मंथ्स का उसे टाइम लग रहा है टू रिकवर द इन्वेस्टेड वैल्यू, तो वो हमारा पेबैक पीरियड होता है। और इस पेबैक पीरियड को कंपेयर किया जाता है अगेंस्ट द प्री डिटरमाइंड पेबैक पीरियड, और दोनों में एक कंपैरिजन किया जाता है। और कंपैरिजन में ये देखा जाता है कि जो पेबैक पीरियड है, जो एक्चुअल पेबैक पीरियड है, वो ज़्यादा है कि कम है अगेंस्ट द प्री डिटरमाइंड पेबैक पीरियड। अगर हमारा एक्चुअल पेबैक पीरियड लोअर आता है अगेंस्ट द प्री डिटरमाइंड पेबैक पीरियड, तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अगर हमारा एक्चुअल पेबैक पीरियड ज़्यादा आता है देन द प्री डिटरमाइंड पेबैक पीरियड, तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई भी ऐसा कुछ कैलकुलेटिव नहीं है कि डिफ़िकल्ट होगा अंडरस्टैंड करना, ऐसा नहीं है। और इसीलिए इस मेथड की जो वन ऑफ द एडवांटेज है वो क्या है, दैट दिस मेथड इज़ रियली सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो टू कैलकुलेट। सेकेंड हमारे पास यहाँ पर जो एडवांटेज है वो क्या है, that this method is really appropriate for the firms suffering from liquidity। कि वो फर्म्स जो लिक्विडिटी से सफ़र कर रही हैं, जिनके पास कैश जो है वो कम है, जो लिक्विड एसेट्स हैं वो कम है, तो उन फर्म्स के लिए ये जो हमारे पास मेथड है ये बहुत ही अप्रोप्रिएट है। ये मेथड क्यों ज़्यादा अप्रोप्रिएट है ऐसी फर्म्स के लिए, क्योंकि इस मेथड में जो एम्फेसिस है वो किस पर दिया जाता है, क्विक रिकवरी पर दिया जाता है ऑफ द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियस ही बात है, जो फर्म्स के पास लिक्विड एसेट्स कम है तो वो फर्म्स क्या चाहेंगे कि उनके पास लिक्विड एसेट्स ज़्यादा रहें, और मतलब कि उनके पास जो है वो ऐसा इन्वेस्टमेंट ना करे कि जहाँ पर उनकी लिक्विडिटी फर्दर इम्पैक्ट हो। तो वो फर्म्स ये चाहेंगे कि उनके पास जो रिकवरी हो अपनी इन्वेस्टेड वैल्यू की वो जल्दी से जल्दी हो। तो ये मेथड बिल्कुल उसी चीज़ में हेल्प करता है। ये मेथड उन्हीं प्रोजेक्ट्स को प्रेफरेंस देता है जहाँ पर जो रिकवरी है इन्वेस्टेड अमाउंट की वो ज़्यादा जल्दी होती है। अगर कंपनी के पास 3 प्रोजेक्ट हैं तो इन तीनों प्रोजेक्ट में जिस प्रोजेक्ट में कंपनी ज़्यादा जल्दी अपना इन्वेस्टेड अमाउंट रिकवर कर पाएगी उसी प्रोजेक्ट को वो प्रेफर करेगी और बाकी प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देगी। सो ये नेक्स्ट एडवांटेज थी हमारे पास इस प्रोजेक्ट की। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड एडवांटेज लिखी है वो क्या है, दैट दिस मेथड इज़ सुपीरियर टू ARR मेथड। ARR मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ARR स्टैंड्स फॉर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ये कह रहे हैं कि जो पेबैक मेथड है वो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड से ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि जो ARR है अगर वो 2 प्रोजेक्ट्स का इक्वल आता है तो वहाँ पर हमारा जो पेबैक पीरियड मेथड है वो हमें हेल्प कर सकता है ये चूज़ करने में कि किस प्रोजेक्ट के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन जाए। सपोज़ कीजिए 2 मेथड हैं, दोनों का जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है वो 6% है। तो अब यहाँ पर कंपनी कैसे डिसाइड करे कि प्रोजेक्ट ए के साथ जाना चाहिए या प्रोजेक्ट बी के साथ जाना चाहिए, तो वहाँ पर जो हमारा पेबैक मेथड है जो हमने डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में वो हमें बहुत ही हेल्प कर सकता है। क्योंकि सपोज़ कीजिए हमारे पास प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी में दोनों में हमारे पास जो 5 साल के टाइम पीरियड में जो इन्फ्लोज थे, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको बता देती हूँ फटाफट से। सपोज कीजिए 5 प्रोजेक्ट्स थे, एक था प्रोजेक्ट ए और दूसरा था प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट ए में हमारे पास कुछ इन्फ्लोज आए हैं, प्रोजेक्ट बी में भी कुछ इन्फ्लोज आए हैं। तो प्रोजेक्ट ए के इन्फ्लोज क्या हैं पहले वो लिख लेते हैं यहाँ पर, 5,000, 10,000, देन सपोज कीजिए 8,000
एंड हमारे पास यहाँ पर आ गए 12,000 और देन अगेन 5,000। अब यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर पहले साल हमें हुए 8,000, दूसरे साल हमारे पास यहाँ पर सपोज़ कीजिए 18,000, देन सपोज़ कीजिए 4,000 एंड देन व्हाट वी डू, सपोज़ कीजिए 6,000। सो यहाँ पर टोटल हमारा क्या है, गिव मी अ सेकेंड, 10 and 50 and plus 5 15, 15 and 5 20, 20 and 20 40, and here it is 18 plus 8 26 plus 4 30, 30 plus 6, then again here 4,000। सो अगर आप टोटल देखें, ए प्रोजेक्ट का इनफ्लो भी 30,000 है, बी प्रोजेक्ट का भी इनफ्लो टोटल 30,000 है, और अगर हमारी इन्वेस्टेड अमाउंट भी इक्वल है तो हमारा जो दोनों का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आएगा वो सिमिलर आएगा, क्योंकि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो 6% हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे जो है दोनों में एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आया है। बट वहीं अगर हम कंफ्यूज्ड हैं कि अब दोनों का ARR सेम आ गया तो किस प्रोजेक्ट के साथ जाएं, तो वहाँ पर पेबैक मेथड हमें हेल्प करेगा। पेबैक मेथड हमें क्या बताएगा कि आप उस प्रोजेक्ट के साथ जाओ जहाँ पर आपको रिकवरी जल्दी हो रही है अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट की। तो सपोज़ कीजिए जो मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है मेरा 26,000। तो 26,000 रिकवर करने के लिए प्रोजेक्ट ए में कितना टाइम लगेगा, मुझे ऑलमोस्ट टाइम लगेगा 5 + 10 15, 15 + 8, यहाँ पर मुझे 23, ऑलमोस्ट 3+ ईयर्स मुझे यहाँ पर लगेंगे ए प्रोजेक्ट में। वहीं अगर मैं बी प्रोजेक्ट में देखूँ तो यहाँ पर मेरे वो 26,000 जो हैं 2 साल में ही कंप्लीट हो जाएंगे। प्रोजेक्ट बी में टाइम लग रहा है 2 साल का और प्रोजेक्ट ए में टाइम लग रहा है 3 ईयर्स प्लस का। तो यहाँ पर हमें पेबैक मेथड हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि अगर आप दोनों का ARR सेम है तो आपको प्रोजेक्ट बी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट बी में जो पेबैक पीरियड है वो कम है इन कंपैरिजन टू द पेबैक पीरियड ऑफ ए प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो ARR मेथड है उससे हमारा जो पेबैक मेथड है ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा सुपीरियर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो एडवांटेज है वो क्या है, दिस इज़ अप्रोप्रिएट फॉर फर्म्स गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू शॉर्ट टर्म अर्निंग्स। ये जो हमारा मेथड है उन फर्म्स के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है जिनका जो फोकस है वो किस पर है, शॉर्ट टर्म अर्निंग्स पर है रादर देन लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो ये थे हमारे पास 4 एडवांटेजेस ऑफ पेबैक मेथड। नेक्स्ट हमारे पास जो है अब है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज में सबसे पहला जो डिसएडवांटेज लिखा है वो क्या है, दैट दिस मेथड इग्नोर्स द कैश इनफ्लोज आफ्टर द पेबैक पीरियड, कि जब पेबैक पीरियड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद के कैश इनफ्लो को कंसिडर नहीं किया जाता टू इवेल्युएट द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड फॉर मेकिंग द कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्यों, यहाँ पर आपको एग्जांपल की हेल्प से मैं दिखा देती हूँ। सपोज़ कीजिए अगेन हमारे पास 2 प्रोजेक्ट हैं जिनमें कंपनी ने कितना कितना इन्वेस्ट किया है, 1 लाख प्रोजेक्ट ए में और 1 लाख प्रोजेक्ट बी में, और जो इन्फ्लोज हुए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। यहाँ पर हमारे 5 साल के इन्फ्लोज दे रखे हैं फॉर प्रोजेक्ट ए और यहाँ पर हमें 5 साल के इन्फ्लोज दे रखे हैं फॉर प्रोजेक्ट बी। तो यहाँ पर पेबैक पीरियड हमारा जो आ रहा है कि 1 लाख रुपए को रिकवर करने में कितना टाइम लगा, 3 साल का टाइम यहाँ पर लगा प्रोजेक्ट ए में, और प्रोजेक्ट बी में यहाँ पर जो टाइम पीरियड लग रहा है अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को रिकवर करने में वो लग रहा है 3.25 ईयर्स का। तो यहाँ पर बी प्रोजेक्ट में ज़्यादा टाइम लग रहा है इन कंपैरिजन टू द प्रोजेक्ट ए। तो प्रोजेक्ट ए के साथ कंपनी जाएगी जिसमें कम टाइम लगा है। सो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग तो आपको क्या करना चाहिए, ए प्रोजेक्ट के साथ जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर पेबैक पीरियड कम है। बट अगर हम कैश इनफ्लोज देखें आफ्टर द पेबैक पीरियड तो वो हमारे बी प्रोजेक्ट में ज़्यादा है और ए प्रोजेक्ट में ज़ीरो है। देख सकते हो ना आप, 4th और 5th ईयर में यहाँ पर तो हमें कुछ भी रिकवरी होगी ही नहीं प्रोजेक्ट ए में, और प्रोजेक्ट बी में आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा रिकवरी आपको देखने को मिल रहा है।
सो इसीलिए ये कहा जा रहा है इस मेथड का डिसएडवांटेज है कि इसने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिए कैश इनफ्लोज आफ्टर द पे बैक पीरियड। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, दैट इट इग्नोर्स द कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट क्या होता है कि मनी की जो वैल्यू है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डिक्रीज़ होती चली जाती है। 1 रुपया जो आपको आज मिल रहा है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी दैन द वैल्यू ऑफ द सेम रूपी जो आपको 1 साल के बाद मिलेगा। ये हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट कहता है। तो अगर इस मेथड को देखें, मतलब पे बैक मेथड को देखें, तो यहाँ पर इस पे बैक मेथड में क्या किया जाता है कि जो पैसा आपको 3rd ईयर में मिल रहा है वो भी उतना ही वैल्यूएबल समझा जा रहा है जितना कि जो आपको पहले साल में मिल रहा है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल में देखें तो प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट वाई है, दोनों में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जो आपकी अमाउंट है वो सेम है, 60,000 यहाँ पर और 60,000 ही यहाँ पर। कैश इनफ्लोज दे रखे हैं 3 साल के लिए, 50,000, 10,000, 45,000 और यहाँ पर कितने दे रखे हैं 45,000, 10,000 एंड 5,000। तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर देखें, पे बैक मेथड के अकॉर्डिंग देखें तो दोनों ही प्रोजेक्ट इक्वल हैं, क्योंकि दोनों प्रोजेक्ट के अंडर जो हमें पे बैक पीरियड देखने को दिखाई दे रहा है वो है 3 ईयर्स, कि 3 साल लग रहे हैं प्रोजेक्ट एक्स में भी अपनी ओरिजिनल इन्वेस्टेड अमाउंट को रिकवर करने में, और 3 साल का पीरियड ही लगेगा प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्टेड अमाउंट को रिकवर करने में, क्योंकि 5 + 10 + 45 आपके 60 होंगे और यहाँ पर भी 45 + 10 + 5 60 होंगे। तो 3 साल लगेंगे इन्वेस्टेड अमाउंट को रिकवर करने में। तो दोनों प्रोजेक्ट इक्वल हैं, बट यहाँ पर क्या हुआ कि 45,000 जो आपको 1st ईयर में मिले वो भी उतने ही वैल्यूएबल कंसिडर कर लिए जो कि आपको 3rd ईयर में मिले हैं। बट टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो प्रोजेक्ट वाई जो है वो ज़्यादा बेहतर है दैन द प्रोजेक्ट एक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपका इनफ्लो है वो ज़्यादा है फंड्स का इन द स्टार्टिंग ईयर्स, इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ द प्रोजेक्ट, और यहाँ पर जो इनफ्लो है वो ज़्यादा लेटर ईयर्स में है। तो पैसा जितना पहले मिलेगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इंस्टेड कि आपको वही सेम अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स मिले। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो पैसा आपके पास जल्दी आएगा आप उसको इन्वेस्ट कर उस पर इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो, ठीक है। और वहीं अगर आप वही सेम अमाउंट 3 साल बाद लेते हो तो उस पर जो इंटरेस्ट अर्न करने की अपॉर्चुनिटी थी वो उस टाइम तक चली जाएगी। तो इस मेथड में जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट है वो कंसिडर नहीं किया जाता और ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दैट इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू फिक्स द मिनिमम पे बैक पीरियड। मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, एक्चुअल पे बैक पीरियड को कैलकुलेट करते हैं ऑफ द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और उन्हें कंपेयर करते हैं अगेंस्ट द मिनिमम पे बैक पीरियड। ये जो मिनिमम पे बैक पीरियड है ये मैनेजमेंट डिसाइड करती है, और इस मिनिमम पे बैक पीरियड को डिसाइड करना ही बहुत डिफ़िकल्ट होता है फॉर द मैनेजमेंट, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है बिफोर इस्टेब्लिशिंग अ मिनिमम पे बैक पीरियड। सो दिस इज़ द 3rd डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड। तो ये थी हमारे पास कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ पे बैक मेथड। आई होप सो आपको ये सब समझ में आया होगा। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। और अगर आपको सच में इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि उन्हें भी समझ में आए इस कंसेप्ट के बारे में। और अगर अब तक आपने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।